अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कोई ऐसी चीज बताओ जिससे मैं बहुत अमीर बन सकूं, तो इसके जवाब में मैं बोलूंगा कि आप एक बेहतर इन्वेस्टर बने। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई इन्वेस्टर है। कोई पैसे इन्वेस्ट करता है तो कोई जॉब या बिजनेस करके टाइम या एनर्जी को इन्वेस्ट करता है। इस प्रकार दुनिया में हर कोई इन्वेस्टर है। तो फिर हम लोग क्यों नहीं एक अच्छे इन्वेस्टर बने? अगर आपको बहुत अमीर बनना है तो आपको कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम सब एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बने। इन्वेस्टिंग को लेकर यदि कोई एक बुक हम सबको पढ़नी चाहिए तो उसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। यही बात वॉरेन बफेट ने भी कही है कि वे दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं। ये पुस्तक वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम ने लिखी है। सभी ग्रेट इन्वेस्टर ने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को इन्वेस्टिंग का बाइबल कहा है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर चैप्टर नंबर 1, अग्रेसिव वर्सेस डिफेंसिव। अग्रेसिव वर्सेस डिफेंसिव के बारे में समझने के लिए इसे ऐसे समझते हैं। दो दोस्त हैं जो अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए ये दोनों पैसे इन्वेस्ट करते हैं। दोनों दोस्तों में काफी समानता है, जैसे दोनों काफी समझदार हैं तथा दोनों का नेटवर्क समान है। परंतु एक बात दोनों को अलग करती है और वो ये है कि उनमें से एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है जबकि दूसरा डिफेंसिव इन्वेस्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अग्रेसिव इन्वेस्टर है वे ये सोचता है कि हम जितना रिस्क लेंगे उतना ही अधिक रिटर्न कमाएंगे। इसलिए वे ऐसे स्टॉक्स में निवेश करता है जो जल्द से जल्द हाई रिटर्न दें, भले ही ये कंपनी अच्छी हो या बुरी हो। जबकि दूसरा दोस्त डिफेंसिव इन्वेस्टर है, सोचता है कम से कम रिस्क में रिटर्न मिले, भले ही वे रिटर्न औसत ही क्यों ना हो। एक दिन एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करने वाला दोस्त दूसरे दोस्त के पास आता है तथा बोलता है कि मुझे इस महीने में एक स्टॉक से 60% का रिटर्न मिला है। तब दूसरा दोस्त बोलता है कि मुझे तो कुल चारों इन्वेस्टिंग मिलाकर भी इतना रिटर्न नहीं मिला है। बस इतनी सी बात में हमें ये लगेगा कि एग्रेसिव इन्वेस्टिंग बेहतर होता है, परंतु जब हम इसे डिटेल में जानेंगे तब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इसकी आगे की कहानी ये है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर ने 4 महीने में 4 इन्वेस्टमेंट किए और चारों स्टॉक्स में उसने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। उसके पहले इन्वेस्टमेंट में 5% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे इन्वेस्टमेंट में 2% का घाटा हुआ, तीसरे इन्वेस्टमेंट में 12% का प्रॉफिट हुआ तथा चौथे इन्वेस्टमेंट में 20% का प्रॉफिट हुआ। अर्थात अगर औसत निकाला जाए तो इसमें उन्हें कुल 8.75% का प्रॉफिट हुआ। और अब अग्रेसिव इन्वेस्टर के बारे में देखते हैं। उन्होंने 4 महीने में 40,000 रुपए से कुल 8 अलग अलग स्टॉक्स खरीदे। पहले इन्वेस्टमेंट में 50% का घाटा हुआ, दूसरे इन्वेस्टमेंट में 60% का प्रॉफिट हुआ, तीसरे इन्वेस्टमेंट में 5% का प्रॉफिट हुआ, चौथे इन्वेस्टमेंट में 10% का घाटा हुआ। इस तरह 4 महीने के अंत में उसके पास कुल रकम 40,800 रुपए हुए, अर्थात 2% का प्रॉफिट हुआ। अग्रेसिव इन्वेस्टिंग की यही मुसीबत है, जो कम समय में हाई रिटर्न तो दे सकती है परंतु लंबे समय में ये काफी नुकसान दे सकती है। ये एक तरह से जुआ है जहां आप एक बार तो जीत जाते हैं परंतु आप इतनी बार हारेंगे कि इससे आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। बेंजामिन ग्राहम का कहना है लो रिवार्ड हाई रिस्क लेने से बेहतर है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर चैप्टर नंबर 2, मिस्टर मार्केट। बेंजामिन ग्राहम ने एक बहुत ही रोचक कंसेप्ट द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में दिया है और वे है मिस्टर मार्केट का कंसेप्ट। इसे इस प्रकार से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस के मालिक हैं और आपका एक पार्टनर है, उसका नाम है मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट हर रोज आपके घर आता है और रोज आपको ऑफर देता है, बिजनेस खरीद सकते हो या अपना बिजनेस उससे बेच सकते हो। अब रोचक बात यह है कि मार्केट बहुत ही भावुक अर्थात इमोशनल इंसान है जो सामान्यतः ठीक रहते हैं, परंतु कई बार वो जज्बातों में बहकर अपनी रियल वैल्यू से बहुत हाई प्राइस देंगे तो कई बार रियल वैल्यू से बहुत कम प्राइस। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपके पास एक बिजनेस है जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू 10,000 रुपए है, लेकिन इस बात से मिस्टर मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वे खुश रहते हैं तो 10,000 के बदले 20,000 रुपए देने को भी तैयार हो जाएंगे, परंतु जब उनका मूड खराब रहता है तो वे आपको 10,000 रुपए के बिजनेस के लिए 5,000 रुपए भी देने के लिए तैयार नहीं होंगे।
मिस्टर मार्केट की सबसे अच्छी बात यह है कि मिस्टर मार्केट कभी भी आपको किसी भी प्राइस पर अपना बिजनेस खरीदने या बेचने पर जबरदस्ती नहीं करेंगे, वो बस आपको मौका देंगे। स्टॉक मार्केट यानी मिस्टर मार्केट कई बार लॉजिकल नहीं होता है, वे लोगों के इमोशन से भी बदलता रहता है। इसलिए बेंजामिन ग्राहम का कहना है कि अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मिस्टर मार्केट से कोई बिजनेस तभी खरीदें जब वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में बेच रहा हो, और तभी बेचें जब वे आपके बिजनेस को उसके वैल्यू से ज्यादा पैसे दे रहा हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, चैप्टर नंबर 3, डिफेंसिव इन्वेस्टर। ये वो इन्वेस्टर होते हैं जिसे पैसिव इन्वेस्टर भी कहा जाता है, अर्थात वो काफी कम ट्रेडिंग करते हैं। बेंजामिन ग्राहम लोगों को सामान्यतः डिफेंसिव इन्वेस्टर बनने की सलाह देते हैं। सच तो ये है कि लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि एक एक कंपनी के बारे में रिसर्च या एनालिसिस कर सकें। अब मैं आपको एक फंडामेंटल नियम बताऊंगा जो आपको डिफेंसिव इन्वेस्टर बनने में मदद करेगा। डिफेंसिव इन्वेस्टर बनने के लिए आप अपने पोर्टफोलियो को 50-50 में बांट दीजिए, अर्थात यदि आपके पास कुल 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए हैं तो 5,000 रुपए स्टॉक्स इक्विटी में डालें, तब बाकी के 5,000 रुपए बॉन्ड, डेट, कैश या अन्य इन्वेस्टमेंट विकल्प में रखें और इसी 50-50 के अनुपात को मेंटेन किए रखें। मतलब यदि आपको स्टॉक्स में 10% का प्रॉफिट हो रहा हो तो उससे निकलकर दूसरी साइड में डाल दें तथा फिर से 50-50 का बैलेंस बना लीजिए। ये एक निश्चित अंतराल जैसे हर 1 महीने या 3 महीने पर करें। अब आप इक्विटी में जो निवेश करेंगे वो कम से कम 10 कंपनी तथा अधिक से अधिक 30 अलग अलग सेक्टर की कंपनी में निवेश करें, वो भी वैसी कंपनी जो कई वर्षों से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हों तथा आगे आने वाले 25 से 30 वर्षों तक ये कंपनियां मार्केट में बनी रहेंगी। अर्थात वैसी कंपनियों को ढूंढें जिसके प्रोडक्ट आप बचपन से उपयोग कर रहे हों और आगे भी करते रहेंगे। जैसे वो टूथपेस्ट की कंपनी हो सकती है, या फिर तेल, साबुन, आटा, बिस्कुट बनाने वाली कंपनी हो, या फिर पेंट बनाने वाली कंपनी हो, या फिर कुकिंग गैस, पेट्रोल सप्लाई करने वाली कंपनी हो, या फिर मेडिसिन, दवा बनाने वाली कंपनी हो, या बैंक हो, या फिर बाइक बनाने वाली कंपनी हो। अर्थात आपको वैसी कंपनी ढूंढनी है जिसके प्रोडक्ट हमें बचपन से ही पसंद थे और बुढ़ापे में भी उनकी जरूरत रहेगी। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, चैप्टर नंबर 4, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। वास्तव में देखा जाए तो 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक डिफेंसिव इन्वेस्टर, दूसरा अग्रेसिव इन्वेस्टर और तीसरा एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो होते हैं जो डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह औसत रिटर्न भी नहीं चाहते तथा अग्रेसिव इन्वेस्टर की तरह अंधाधुंध रिस्क भी नहीं लेते। ये वैसे इन्वेस्टर होते हैं जो काफी समय देकर रिसर्च और एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तथा ये सामान्यतः एक्टिव रहते हैं, जिससे ये मार्केट से अधिक रिटर्न कमा पाते हैं। ऐसे इन्वेस्टर बनने के लिए काफी मेहनत करने की जरूरत होती है। यही वे इन्वेस्टर होते हैं जो मार्केट से अधिक रिटर्न प्राप्त करते हैं तथा आगे चलकर एक महान इन्वेस्टर बनते हैं। इसके अलावा एक इन्वेस्टर में 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 पेशेंस, नंबर 2 डिसिप्लिन, नंबर 3 ईगरनेस टू लर्न और नंबर 4 लॉट्स ऑफ टाइम। ये सब सामान्यतः हर किसी के पास नहीं होती हैं। इसीलिए बेंजामिन ग्राहम सलाह देते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना ही बेहतर है। फिर भी यदि कोई इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना चाहता है तो वो इन 4 एक्टिविटी के द्वारा एक बेहतर इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बन सकता है। नंबर 1, गो अगेंस्ट द मार्केट। इसका मतलब ये हुआ कि जब मार्केट ज्यादा नीचे हो तथा सब अपना माल बेच रहे हों तब आप माल खरीदें तथा बेचते समय मार्केट अच्छा हो और सब खरीद रहे हों। नंबर 2, बाइंग ग्रोथ स्टॉक्स। एक ग्रोथ स्टॉक खरीदने के लिए इन्वेस्टर को ऐसी कंपनी खरीदनी होती है जो बड़ी तो हो परंतु पॉपुलर नहीं हो। नंबर 3, बाइंग बार्गेन स्टॉक। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो स्टॉक होते हैं जो किसी भी कारण से अपनी इंटरिस्टिक वैल्यू से कम मिल रहे हों परंतु उनका बिजनेस वेल एस्टेब्लिश होना आवश्यक है। नंबर 4, बाइंग स्पेशल केसेस।
इसके अंतर्गत वैसी छोटी कंपनियों के स्टॉक्स आते हैं जिसे कोई बड़ी कंपनी खरीदने वाली हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर चैप्टर नंबर 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मान लीजिए आपको एक पानी वाला जहाज बनाने का ऑर्डर मिला है जो 50 लोगों का वजन आसानी से उठा सके। तब क्या आप ऐसा जहाज बनाएंगे जो सिर्फ 50 लोगों का ही वजन उठा सके? इसका उत्तर होगा नहीं, बल्कि आप कोशिश करेंगे कि ऐसा जहाज बने जो कम से कम 70, 80 या 100 लोगों का वजन उठा सके, ताकि जहाज डूबे नहीं। इसी एक्स्ट्रा वजन को उठाने की क्षमता को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। इसी नियम को स्टॉक मार्केट में भी अपनाना चाहिए, अर्थात जब स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को लेने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उसे 2/3 से ज़्यादा पैसे नहीं दें। अर्थात यदि आप समझते हैं कि किसी स्टॉक का प्राइस 50 रुपये होना चाहिए, तब आप उसे 50 रुपये में नहीं बल्कि उसे 35 या 40 रुपये की रेंज में खरीदना चाहिए, ताकि आप उस स्टॉक्स को खरीदते समय भी लाभ कमा सकें। आइए बात करते हैं वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट जिनकी जिंदगी केवल इस बुक ने बदल दी। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैंने 1950 में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक का पहला एडिशन पढ़ा जब मैं केवल 19 साल का था। ये निवेश के बारे में अब तक की सबसे अच्छी किताब थी। मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टिंग पर लिखी गई सबसे अच्छी किताबों में से एक है। इन्वेस्टिंग में सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है, बस सही निर्णय और अपनी भावनात्मक अनुशासन को कंट्रोल करने की जरूरत है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक आपको सही निर्णय लेने और भावनात्मक अनुशासन के बारे में अच्छे से बताती है। अगर आप बेंजामिन ग्राहम के नियम और व्यावसायिक सिद्धांत को फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट में नुकसान नहीं उठाना होगा। आप शेयर मार्केट में जो भी चाहें फायदा उठा सकते हैं। वे सब आपके प्रयास और बुद्धि का रिजल्ट होगा जो आप अपनी इन्वेस्टिंग पर लागू करते हैं। गलत जानकारी और मूर्खतापूर्ण व्यवहार की जगह बेंजामिन ग्राहम को फॉलो करें और आपको निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा। वॉरेन बफेट बेंजामिन ग्राहम को एक टीचर और लेखक से ज्यादा मानते हैं। वॉरेन बफेट मानते हैं कि उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर बेंजामिन ग्राहम का ही पड़ा है। आइए जानते हैं बेंजामिन ग्राहम के बारे में। बेंजामिन ग्राहम दुनिया के न केवल बेस्ट इन्वेस्टर में से एक थे, इसके अलावा वे एक व्यवहारिक निवेश विचारक भी थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट को प्रैक्टिकल तरीकों से समझाया है। बेंजामिन ग्राहम से पहले मनी मैनेजर अनुमान और अंदाजा जैसे तरीकों का इस्तेमाल करते थे, जैसे इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस हो। ग्राहम के 1934 में आई सिक्योरिटी एनालिसिस बुक ने इन्वेस्टिंग के पुराने घिसे पिटे तरीकों को छोड़कर नए मॉडर्न प्रोफेशन में चेंज कर दिया। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पहली किताब है जिसमें व्यक्तिगत इन्वेस्टर के लिए इमोशनल फ्रेमवर्क और एनालिटिकल टूल्स के बारे में बताया गया है, जो कि वित्तीय सफलता के लिए बहुत जरूरी है। बेंजामिन ग्राहम का जन्म 1894 में लंदन में हुआ था। कुछ साल बाद उनका परिवार न्यूयॉर्क में आ गया और 1903 में बेंजामिन ग्राहम के पिता का निधन हो गया और उनका परिवार गरीबी में रहने लगा। तब ग्राहम की मां ने अपने घर को बोर्डिंग हाउस बना दिया, जिससे उन्हें कुछ किराया मिलने लगा। बेंजामिन ग्राहम की मां ने कुछ पैसे उधार लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए, लेकिन 1907 में मार्केट क्रैश होने के कारण उनके सारे पैसे डूब गए। ग्राहम को ये बहुत बुरा लगा, पर इस चीज को उन्होंने पूरी जिंदगी याद रखा। ग्राहम को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिलने लगी। 1914 में ग्राहम ने ग्रेजुएशन किया। ग्राहम को आखिरी सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी के 3 डिपार्टमेंट इंग्लिश, फिलॉसफी और गणित के लिए ऑफर आ गया। उस वक्त उनकी उम्र केवल 20 साल थी। अकेडमियों में जाने की बजाय बेंजामिन ग्राहम ने वॉल स्ट्रीट में बॉन्ड ट्रेडिंग फर्म में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली और जल्द ही वे एक एनालिस्ट बन गए और फिर उसी फर्म में पार्टनर बन गए। जल्द ही बेंजामिन ग्राहम स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक चुनने में मास्टर हो गए। बेंजामिन ग्राहम ने अपना म्यूचुअल फंड ग्राहम न्यूमन क्रॉप के नाम से शुरू किया, जो वॉल स्ट्रीट की हिस्ट्री में लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड साबित हुआ। आइए बात करते हैं बेंजामिन ग्राहम की स्ट्रेटेजी, प्रिंसिपल और रूल्स के बारे में। ग्राहम के स्टॉक मार्केट में सक्सेस में उनकी कॉमन सेंस और एक्सपीरियंस के अलावा कुछ मूल सिद्धांत भी थे जो उन्होंने खुद पैदा किए थे।
जो आज भी उतने ही भरोसेमंद है जितने कि उस वक्त थे। ये मूल सिद्धांत हैं। एक स्टॉक केवल एक सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक ब्लिप नहीं है, ये बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी है जिसकी वैल्यू कंपनी की स्थिति और उसके बिजनेस पर डिपेंड करती है, ना कि शेयर के मार्केट भाव पर। इसका मतलब ग्राहम जहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में पार्टनर बन जाते हैं। अब कंपनी के प्रॉफिट और लॉस दोनों में आप हिस्सेदार हैं। साथ ही किसी कंपनी के काम को केवल उसके शेयर की कीमत से नहीं आंका जा सकता, क्योंकि शेयर मार्केट में भाव कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो ये सोचें कि आप कंपनी के पार्टनर बनने जा रहे हैं, और अगर पार्टनर बनना है तो आप किसी खराब कंपनी के पार्टनर बनना तो पसंद नहीं करेंगे। साथ ही शेयर खरीदते समय कंपनी और उसके बिजनेस पर ध्यान दें, ना कि शेयर की कीमत पर। अधिकतर लोग बिना सोचे समझे ऐसे शेयर खरीदते हैं जो तेजी से बढ़ रहे होते हैं। उन्हें कंपनी और उसके काम से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए अधिकतर लोगों को शेयर मार्केट में नुकसान होता है। स्टॉक मार्केट एक पेंडुलम की तरह है जो कि बहुत सारी उम्मीदों और बेमतलब की निराशाओं के बीच झूलता रहता है। बुद्धिमान निवेशक वो हैं जो उम्मीदों में शेयर बेचता है जब स्टॉक्स बहुत महंगे होते हैं, और निराशा में शेयर खरीदता है जब स्टॉक बहुत सस्ता होता है। यानी बेंजामिन ग्राहम जहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि शेयर मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे ही स्टॉक मार्केट में कोई अच्छी खबर आती है तो स्टॉक मार्केट ऊपर चला जाता है, वहीं थोड़ी बहुत गलत खबर में स्टॉक मार्केट नीचे आ जाता है। इस हालात में बुद्धिमान निवेशक शेयर तब खरीदता है जब अधिकतर लोग डर के कारण एक अच्छे स्टॉक को बेच रहे होते हैं, और स्टॉक बेचता तब है जब अच्छा टाइम चल रहा हो और स्टॉक के भाव अच्छे चल रहे हैं। इसे एक उदाहरण में समझ सकते हैं। 2015 में एक खबर मिली कि मैगी में लेड और MSG जैसे खतरनाक तत्व मिले हैं जो सेहत को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया ने मैगी के कई पैकेट बाजार से वापस ले लिए। इससे कंपनी के शेयर को बहुत नुकसान हुआ और कंपनी के एक शेयर की कीमत जो करीब 7,000 रुपये थी, वे सीधे कुछ ही दिनों में 5,000 रुपये में आ गई। यहाँ कंपनी के केवल एक प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम आई थी, बल्कि कंपनी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ था। ये निराशा का टाइम था और कंपनी के शेयर नीचे आ गए। कुछ टाइम बाद मैगी दोबारा से मार्केट में आ गई और अक्टूबर 2018 में नेस्ले इंडिया के एक शेयर की कीमत करीब 9 से 10,000 के बीच हो गई। हम यहाँ आपको किसी कंपनी विशेष के शेयर को खरीदने की राय नहीं दे रहे, बस हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी मॉल में कोई सेल लगती है तो हम सामान खरीदते हैं, उसी तरह शेयर मार्केट में भी सेल का इंतजार करें। जब शेयर के भाव नीचे हों तब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, जबकि होता हमेशा इससे उल्टा है। जैसे ही शेयर मार्केट गिरता है लोग दूर भागते हैं, और जब मार्केट ऊपर होता है तो लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर कहते हैं कि शेयर मार्केट में नुकसान होता है। किसी स्टॉक में आप कितना फायदा कमाते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उसे कितने में खरीदा है। अगर आप किसी शेयर को महंगी कीमत पर खरीदते हैं तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। इसे सरल भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि बुद्धिमान निवेशक किसी शेयर को बेचते टाइम असली मुनाफा नहीं कमाता, वे असली मुनाफा उसे खरीदते टाइम कमाता है। वे इंतजार करता है कि शेयर की कीमत कम हो और फिर उसे खरीदे। आप शेयर मार्केट में कितने भी सावधान रहें, फिर भी एक रिस्क हमेशा बना रहता है, और वो है गलत होने का रिस्क। इसलिए ग्राहम ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत दिया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत कहता है कि कभी भी किसी स्टॉक को उसकी रियल वैल्यू से ज्यादा में नहीं खरीदना चाहिए, चाहे आपको कोई स्टॉक कितना भी लुभावना लगे। शेयर मार्केट में बहुत सावधान रहने के बाद भी रिस्क किसी तरह का रहता है। इसे सत्यम घोटाले के उदाहरण से समझते हैं। सत्यम कंप्यूटर की स्थापना 1987 में हुई। 1992 में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील हुई। इसके बाद ये BSE, NSE और NYSE में लिस्टेड हुई। कंपनी की स्थापना रामलिंगा राजू ने की थी। जब कंपनी घोटाले में फंसी तब 66 देशों में कंपनी का कारोबार फैला हुआ था और इस कंपनी में करीब 53,000 कर्मचारी काम कर रहे थे।
सत्यम कंप्यूटर और रामलिंगा राजू ने कंप्यूटर सॉल्यूशन के बाजार में बड़ी तेजी से अपनी जगह बनाई। सत्यम घोटाले को देश का अब तक का सबसे बड़ा ऑडिट फ्रॉड माना जाता है, जो 7 जनवरी 2009 को सामने आया था। इस कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन बी रामलिंगा राजू ने खुद कहा था कि उन्होंने कंपनी के खातों में कई सालों तक हेराफेरी की थी और सालों तक मुनाफा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया था। सेबी के मुताबिक फर्जी बाड़े के जरिए 6 करोड़ निवेशकों को सत्यम कंपनी के कर्ताधर्ताओं ने करीब 7,800 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। ये एक ऐसा फ्रॉड था जो एक दिन में नहीं हो सकता। ये लंबे समय से चला आ रहा था, क्योंकि रामलिंगा राजू अपने ऑडिटरों की मदद से इसे कर रहे थे। घोटाले से पहले सत्यम कंप्यूटर कंपनी भारत की आईटी कंपनियों में चौथे स्थान पर थी और घोटाले के बाद ये भारत की सबसे कम वैल्यूएबल आईटी कंपनी बन गई। हालांकि बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी से सत्यम कंप्यूटर का अधिग्रहण कर लिया गया। अब यहाँ पर यह बात समझाने वाली है कि निवेशक चाहे कितना भी समझदार हो, अगर कंपनी के ऑडिट में ही फ्रॉड है तो वो क्या कर सकता है। ये सिर्फ एक उदाहरण है, शेयर मार्केट में ऐसा भी हो सकता है। इसी तरह नीरव मोदी के कारण देश के सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक के शेयर के भाव औंधे मुंह गिर गए। इसलिए बेंजामिन ग्राहम की सलाह हमेशा याद रखें, शेयर में चाहे कितना भी सावधान रहे, रिस्क हमेशा बना रहेगा। शेयर मार्केट में आपकी सफलता की चाबी आप खुद हैं। अगर आप सोच समझकर और धैर्य के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर मार्केट की बुरी से बुरी स्थिति में भी आप बचे रह सकते हैं। आप खुद का अनुशासन डेवलप करते हैं और फालतू लोगों की सलाह में नहीं पड़ते। आपके इन्वेस्टमेंट व्यवहार से ज्यादा जरूरी आपका खुद का व्यवहार होता है। आपको बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।